भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, यानी कि चीन, पाकिस्तान और हमारे अंदर हाफ फ्रंट। जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। 2027 के अंत तक चीन ताइवान पे सैनिक हमला करेगा। कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है, तो चीन को हमेशा ये डर था कि अमेरिका और भारत की जिस तरह से दोस्ती अटूट है या गहरी हो रही है, अगर अमेरिका के कहने पे भारत ने मोर्चा खोल दिया तो चीन कभी भी ताइवान पे कब्जा नहीं कर पाएगा। लद्दाख में, अरुणाचल में ये जो भी हम शांति देख रहे हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए है। आज की तारीख में जो युद्ध है सिर्फ थल सेना, नौसेना, वायुसेना तक सीमित नहीं है। आज का ये जो आधुनिक युद्ध है उसमें साइबर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है और स्पेस वॉरफेयर भी। नमस्कार, मैं अभिजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका के पेंटागन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट के दायरे में शामिल कर लिया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारत और अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक नज़दीकी को लेकर चीन की बेचैनी का भी जिक्र किया गया है। ऐसे वक्त में जब एलएसी पर तनाव घटने की बातें हो रही हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शांति अस्थायी है या किसी बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा है। क्या चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भविष्य में दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, और क्या भारत अमेरिका की साझेदारी बीजिंग के लिए एक रेड लाइन बन चुकी है। पेंटागन की रिपोर्ट में चीन के 2049 नेशनल रिजुविनेशन लक्ष्य की भी बात की गई है, जिसमें सीमा विवाद, ताइवान और क्षेत्रीय प्रभुत्व को एक अलग ही रणनीतिक फ्रेम में देखा जा रहा है। इस पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी सर, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की असली मंशा क्या है, भारत को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए और आने वाले वर्षों में यह मुद्दा भारत चीन संबंधों की दिशा कैसे तय कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। सर, आप कहते रहे हमेशा से कि 2030 के बाद चीन और भारत में युद्ध तय है। अब जब पेंटागन की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को, ताइवान को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है, तो आपकी बात मुझे याद हो गई जो हमने पहले इंटरव्यू में भी आपसे जब बात की थी, तो आपने कहा था कि 2030 के बाद चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई कदम उठा सकता है। आपकी भविष्यवाणी सर धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। जय हिंद अभिजात जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। 8 जून 2017 को जनरल बिपिन रावत, जो तब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे, बाद में हमारे सीडीएस बने, उन्होंने बयान दिया था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, यानी कि चीन, पाकिस्तान और हमारे अंदर हाफ फ्रंट। 6 साल बाद 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारत सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी जी। कि अब हमें 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आधा फ्रंट जो हमारे देश के अंदर है। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले भारत के खिलाफ, लेकिन हमें उसकी सैनिक तैयारी पूरी करनी होगी, जो हम पिछले साल अगस्त तक नहीं करते थे, क्योंकि हमें यकीन था कि भूटान और बांग्लादेश भारत के अटूट मित्र हैं, हमें इनके खिलाफ कोई ऑपरेशनल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब समय है 3.5 फ्रंट लड़ाई की तैयारी करने का। 4 दिसंबर को इसी साल डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट निकाली, जिसमें यह साफ लिखा था कि अमेरिका रूस और चीन को दुश्मन नहीं मानता है और हर ये बड़े देश के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। मैंने यही चीज पे 31 अगस्त को इसी साल लेख लिखा था कि दुनिया अनौपचारिक तौर पे 3 बड़े हिस्सों में बट गई है, क्योंकि ये जो 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन, इन्होंने एक अनऑफिशियल G3
संधि बना ली है जहां पे तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देंगी। यही चीज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिखी गई दिसंबर में। कल जो पेंटागन की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जो कि चीन के ऊपर है, उसमें साफ लिखा है कि चीन के जो 3 बड़े सैनिक लक्ष्य हैं या कोर इंटरेस्ट, जो आपने सही कहा, वो है ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत का अरुणाचल प्रदेश। यही चीज मैंने पिछले साल जो मैंने किताब लिखी थी चाइना वॉकआउट, उसमें मैंने ये चीजें लिखी थी कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में, क्योंकि शी जिनपिंग के उम्र के नजरिए से 3 युद्ध लड़ेंगे अपने कार्यकाल में, ताइवान के लिए, साउथ चाइना सी में स्पार्टा आइलैंड्स के, और अरुणाचल प्रदेश के लिए। और जो मैंने पिछले साल किताब में लिखा, जो मैं बार बार शोज पे कहता आया हूँ, आपके शो पे, कई दूसरे शोज पे मैं लेख लिखता आया हूँ, ये बात कल जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है इसमें बिल्कुल यही चीज कह गई है। और इसमें इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2027 के अंत तक चीन ताइवान पे सैनिक हमला करेगा। मेरे कहने का मतलब है ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका से, ये हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। मेरे को बड़ा एक अचंभा सा होता है, अमेरिका की बार बार रिपोर्ट आ रही है जहां पे चीन के भारत के खिलाफ मंसूबों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक। हम अधिकतर जितने हमारे नागरिक हैं वो अब भी इस इंप्रेशन में हैं कि चीन के साथ कोई जंग नहीं होगा, क्योंकि मैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से जहाँ पे कई डिस्कशन होती हैं, अधिकतर लोग कहते हैं जी चीन हमारे साथ लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि चीन तो मतलब व्यापार करेगा। देखिए अभिजात जी, किसी भी देश की लड़ाई सिर्फ उसकी सेना नहीं लड़ती है, होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, जो कि इस पेंटागन की रिपोर्ट में भी खुलासा है। चीन जो लड़ाइयां लड़ेगा उसमें होल ऑफ नेशन अप्रोच इस्तेमाल करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये जो चुनौती है जिसका नाम है चीन, इसे हमें ओपनली एडमिट करना होगा और उस तरह से पूरे देश को तैयारी करनी होगी। सिर्फ सेना की जिम्मेवारी नहीं है लड़ाई लड़ना। तो सर आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं भाई? एलएसी पर जो एक और मतलब शांति का रवैया अपनाया गया है, नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। आपने देखा होगा कि इस साल ही मोदी और जब शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, उससे पहले भी अचानक से रिपोर्ट आती है कि एलएसी पे सब कुछ मतलब तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, कई कमांडर स्तर पर बैठकें हुई। तो क्या ये सब सिर्फ चीन की रणनीतिक चालें हैं कि चलो अभी तात्कालिक तौर पर जब तक हम ताइवान पे हमला नहीं करते हैं तो बाहर की सीमा जो है उसको शांत रखा जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ा जाए, जो आप इशारा कर रहे हैं? अभिजा जी, आपका आंकलन बिल्कुल 100% सही है। जब चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जैसे हर पाकिस्तानी का एक नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू कश्मीर, वैसे ही हर चीनी नागरिक का नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान जी। और वही चीन का सबसे प्राथमिक सैनिक लक्ष्य है। चीन को, और इस जो रिपोर्ट में जिसके हम जिक्र अभी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में यह सही खुलासा है कि चीन को डर है अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियों का। लेकिन हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए, जो चीन को खतरा था वो खतरा टल गया चीन के लिए। जी। अब चीन के लिए बड़ा एक अच्छी सिचुएशन हो गई चीन के नजरिए से। वो क्यों? जी। देखिए, चीन को हमेशा डर था कि जब भी वो ताइवान पे हमला करेगा, अगर भारत ने उसके ऊपर दूसरा फ्रंट, उसके पश्चिमी इलाके में जो कि हमारा उत्तरी इलाका है, अगर हमने दूसरा मोर्चा चीन के लिए खोल दिया तो चीन 2 फ्रंट वॉर नहीं जीत पाएगा। 29 जुलाई को 2023 जनरल नराव ने, जो कि भारत के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने लेख लिखा जिसमें साफ लिखा उन्होंने कि कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। तो चीन को हमेशा यह डर था कि अमेरिका और भारत की जिस तरह से दोस्ती अटूट है या गहरी हो रही है, अगर अमेरिका के कहने पे भारत ने मोर्चा खोल दिया तो चीन कभी भी ताइवान पे कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चीजें बदल गई, जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की जो रिपोर्ट आई अमेरिका की 4 दिसंबर की, जिसका मैंने जिक्र किया पहले, तो चीन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो था एक 2 फ्रंट वॉर, जो कि वो खतरा टल गया है। अब जो चीन कर रहा है
वो भारत के साथ एक ऊपरी ऊपरी दोस्ती कर रहा है ताकि उसके पश्चिमी इलाके में शांति हो जब तक वो ताइवान पे हमला नहीं करता है। ये जो हम लद्दाख में, अरुणाचल में ये जो भी हम शांति देख रहे हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए है। जिस दिन चीन ने ताइवान पे हमला किया और कब्जा कर लिया, भगवान करे ऐसा ना हो, मेरी बात गलत निकले, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने कब्जा कर लिया ताइवान पे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से उसका जो रुख है भारत की तरफ रातों रात बदल जाएगा और आक्रामक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये चीन के साथ जो सो कॉल्ड शांति है, ये बड़े कम समय के लिए है। इसे हम एक परमानेंट पीस नहीं लेना चाहिए। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। अब चलिए मैं एक सेकंड के लिए मान रहा हूँ कि जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो सच अगर साबित होता है और भारत और चीन के बीच में अगर युद्ध होता है, अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की अगर चीन कोशिश करता है, इस युद्ध को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्योंकि हम यूक्रेन में देख रहे हैं कि 3 साल से रूस जीत नहीं पाया है। जाहिर सी बात है यूक्रेन की तरफ भारत कमजोर नहीं है, चीन भी मजबूत है, भारत भी मजबूत है अपने अपने क्षेत्र को लेकर के। चीन के पास चूंकि इलाका बहुत ज़्यादा है डिफेंड करने के लिए, तो उसके पास सेना भी ज़्यादा है। भारत के पास एक, अगर हम चीन को बड़ा खतरा माने तो ऑफकोर्स हमारे पास भी एक टू फ्रंट वार का खतरा रहता है पाकिस्तान को लेकर के। मैं मान रहा हूं कि अगर मान लीजिए चीन आक्रमण करता है अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए, तो इस युद्ध को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? मतलब इस युद्ध की सीमा क्या होगी? मैं उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभिजात जी, चीन ने जो ये 4 साल लंबे रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि और 2 महीने में 4 साल का हो जाएगा ये युद्ध, जी इससे चीन ने एक सीख और सबक ली है कि जो भी वो युद्ध लड़ेगा, वो बहुत कम समय के लिए वो युद्ध लड़ेगा और उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी उसी नजर में है। चीन कभी भी किसी भी जो युद्ध करेगा, जिसका मैं अभी खुलासा करूंगा आपके प्रश्न का जो मूल प्रश्न है। जी देखिए, अगर हम ताइवान की बात करें, जिस तरह से चीन की तैयारी है, या जब अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन युद्ध करेगा, आज की तारीख में जो युद्ध है सिर्फ थल सेना, नौसेना, वायुसेना तक सीमित नहीं है। आज का ये जो आधुनिक युद्ध है, उसमें साइबर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है और स्पेस वॉरफेयर भी है। अब चीन आधुनिक युद्ध कैसे करेगा, इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा दर्शकों को, जी ताकि ये पूरा प्रश्न और आपका जो आपने पूछा और उसका मेरा उत्तर पूरा क्लियर हो। पहले क्या हम देखते थे, जितने पहले के युद्ध हुए थे, चाहे रूस यूक्रेन का ही ले लें, हमस का ले लें, उसमें थल सेना के लोगों ने अटैक किया, वायुसेना ने सपोर्ट किया, नौसेना बीच में आ गई। ये एक युद्ध का पैटर्न था जो हम कई दशकों से देख रहे थे। लेकिन जो चीन तैयारी कर रहा है, चीन के युद्ध की तैयारी कैसे होगी? चीन जब ताइवान पे हमला करेगा, तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना से पहले नहीं करेगा। पहले चीन क्या करेगा? ताइवान पे साइबर अटैक्स करेगा। ताइवान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एविएशन की फ्लाइट्स का पूरा सिस्टम, आपका बिजली का पूरा ग्रिड सिस्टम, ये पूरा उसको कोलैप्स करेगा। बैंकिंग सिस्टम पूरा कोलैप्स करेगा। जब जब ये चीजें कोलैप्स होंगी, तो ताइवान में तितर बितर बहुत हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि फ्लाइट नहीं चलेंगी, आप बिल्कुल डॉक्टर के पास वो लॉग इन नहीं कर पाएगा, ये सारी वहां पे दिक्कतें होंगी। और जब ये साइबर का ये अटैक्स चल रहे होंगे, तब चीन अपना रॉकेट फोर्स यूज करेगा और जो ताइवान के मेन इलाके हैं, 15-20 जो मेन इलाके हैं, उनका संसद हो गया, उनका सेना मुख्यालय हो गया, वहां पे ताबड़तोड़ रॉकेट फोर्स से हमले होंगे। और इसी वक्त जो भी ताइवान की स्पेस सैटेलाइट्स हैं, या जो ताइवान का जो लिंक है अमेरिका के साथ स्पेस कम्युनिकेशन के थ्रू, उसे पूरी तरह जैम कर दिया जाएगा। अब तक चीन की थल सेना, वायुसेना, नौसेना युद्ध में नहीं आई है। अब सिर्फ साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस का पूरा वार चल रहा है। और साथ साथ क्या चीन करेगा? ताइवान की जो सेनाओं का जो कम्युनिकेशन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा दर्शकों को 1 मिनट के बाद, उसको पूरा जैम कर देगा। उससे क्या होगा कि ताइवान के सेना के कमांडर एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभिजात जी, जब आप और मैं मोबाइल पे बात करते हैं, तो जो एयरवेव्स होती हैं वो एक स्पेक्ट्रम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, जो सिविल स्पेक्ट्रम होता है, जो कि सिविलियंस को अलाउड होता है यूज करना। जी लेकिन जो भी डिफेंस का कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। हमें याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को जब हमस ने इजराइल पे हमला किया सुबह 6:30 बजे,
6:30 बजे से लेके 6:50 तक 20 मिनट के लिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दिया। यानी कि इजरायली सेना का कोई अफसर अपने सैनिकों के साथ बात नहीं कर पा रहा था, और इसकी पूरी मदद की थी चीन ने, क्योंकि चीन ने इसकी पूरी टेस्टिंग की हमास के ये हमले में। और इसका खुलासा हुआ है जनवरी 24 पे एक लेख लिखा गया है चीन के एक बड़े वैज्ञानिक से कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद इतना हाकार मच गया इजराइल में कि उसकी सेना के अफसर अपने सैनिकों से बात नहीं कर पाए। पता क्या हुआ, ये आतंकवादी 15 मील अंदर तक घुसे और 1200 से ज्यादा इजरायलियों को उन्होंने मारा और उसको कब्जे में लिया। मेरे कहने का मतलब है, ये जो ताइवान पे हमला होगा, इसमें पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा, वॉरफेयर, स्पेस होगा, साइबर होगा, और जब ताइवान पूरी तरह तितर बितर हो जाएगा, हाकार मच जाएगा, तब थल सेना, नौसेना, वायुसेना को भेजेगा। तब तक जो मुख्य काम होगा, टारगेट को सॉफ्टन करना, जो सैनिक भाषा में कहते हैं, टारगेट को नमन करना, नम्र करना, वो पूरी तरह से हो गया। तब थल सेना, वायुसेना, नौसेना जाएंगी। फिर चीन का जो ये युद्ध है, ये बड़ा अलग युद्ध होगा जो हम युद्ध अब तक देख रहे हैं। और तभी इसी साल 12 अप्रैल को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने बयान दिया कि अमेरिकी सेना के अंदर जितनी भी वॉर गेम्स होती हैं, उसमें हमेशा अमेरिका चीन से हारता है। जी आज की तारीख में अभिजात जी, चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश का पलड़ा जोड़ें कि उनकी भी व्यावसायिक सेना है, पलड़ा और चीन के और इस थ्री फ्रंट के आगे भारी हो जाता है। लेकिन हमारे पास 5 साल का समय है। मैंने एक लेख भी लिखा है इस पे 31 अगस्त को कि अगर भारत अगले 5 साल में ताबड़तोड़ सैनिक और आर्थिक तैयारी करे, हम इस 3.5 वॉर के लिए तैयार है। इसीलिए अगले 5 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको मैंने टर्म किया है, ये होना चाहिए ग्रेट इंडियन लीप। जैसे हमारा राष्ट्रीय जानवर एक टाइगर है जो कि छलांग के मशहूर है, भारत को भी अगले 5 साल में एक लंबी छलांग मारनी होगी। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छे से भी डिफाइन किया है कि ताइवान पे जो हमला होगा चीन का किस तरफ से होगा। मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि अरुणाचल के संदर्भ में क्या आपने जो पूरा प्रोसेस बताया है, वही प्रोसेस अरुणाचल प्रदेश पे भी चीन लागू करने की कोशिश करेगा, जो भी आपने पूरा एक स्ट्रेटजी बताई है? डेफिनेटली यही सिस्टम होगा। जी और जी सर, आप बताइए। और ये जब सिस्टम होगा, तो साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी जो सैनिक तैयारी या जो सैनिक उनके तरफ से जो भी चीजें होनी है, वो भी होंगी। तो जहां तक हमें इस थ्री फ्रंट के लिए तो सैनिक तौर पे तैयार होना होगा। प्लस जो ये आधा फ्रंट हमारे अंदर है, ये अगर आप मेरे को परमिशन दे, मैं 2 मिनट दर्शकों बताना चाहूंगा ये हाफ फ्रंट क्या है। ये बिल्कुल सर, प्लीज गो अहेड। ये जो हम हाफ फ्रंट की बात कहते हैं, ये हाफ फ्रंट सिर्फ 15-20 आतंकवादी नहीं है। ये हाफ फ्रंट बहुत गहरी समस्या है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जब हिटलर ने जर्मनी में 1933 में पहली बार सत्ता संभाली, तो उसने 1936 से 1929 4 साल में उसने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी जर्मन सैनिक की जान गंवाए, उसने 4 सालों में 5 विदेशों पे कब्जा किया। कैसे किया उसने? हाफ फ्रंट के जरिए। क्योंकि हिटलर के लोग इन 5 देशों में थे, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे राइनलैंड हो। हिटलर के लोग इस 5 देशों में थे जिन्हें पैसा मिलता था। वो कई साल तक चुप बैठते थे, और जब हिटलर से इशारा होता था, वो उस देश के अंदर कहर मचाते थे, और हिटलर फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता था, मेरे को ये देश दो, ये तो जर्मनी में आना चाहते हैं। और बिना गोली चलाए हिटलर ने 5 देशों पे कब्जा किया। ये तो उसने पोलैंड पे सैनिक हमला किया 1 सितंबर 1929 को। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध से पहले 5 देशों पे कब्जा कर लिया था बिना गोली चलाए, इस हाफ फ्रंट के थ्रू। और एक दूसरा एग्जाम्पल,
हिटलर ने जब प्लान बनाया कि वो इंग्लैंड के ऊपर अपना सैनिकों को भेजेगा, सेना को भेजेगा, उससे पहले उसने एक आदमी था डॉक्टर फ्रांसिस, उसकी पैसे लिए जो लंदन में रहता था, उसने 6 गोपनीय कमांडो यूनिट्स बनाई ब्रमिंघम में, ब्रिस्टल में, लंदन में। मकसद ये था कि जब जर्मनी की सेना इंग्लैंड पहुंचेगी तो ये जो 6 गोपनीय कमांडो यूनिट्स हैं ये हाकार मचाएंगे। लेकिन जर्मनी की सेना वहां लंदन पहुंची नहीं और ये 6 कमांडो यूनिट एक्टिवेट नहीं हुआ। और खुलासा कब हुआ? जब दूसरा विश्व खत्म हुआ और जर्मनी के सेना मुख्यालय से दस्तावेज मिले, उसमें ये सब लिखा हुआ था। मेरे जी कहने का मतलब आज भारत में जो है, ये जो हमें 15-20 आतंकवादी दिख रहे हैं ये नहीं है। ये वक्त आने पे पता चलेगा ये जो हाफ फ्रंट है कितना सक्रिय है, क्योंकि जब जी तक युद्ध नहीं होगा ये लोग कुछ नहीं करेंगे जैसे जर्मनी ने किया। आप एक बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं सर। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपने जो कहा, जो ताइवान का आपने एक मॉडल देकर के बहुत अच्छे से समझाया है, मैं उस चीज़ को अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं उस चीज़ को इमेजिन करना चाह रहा हूँ। जो आप अरुणाचल की बात करें, उसमें फिर ये पूरी लड़ाई हो जाती है, आपको शहरी लड़ाई में तब्दील हो जाती है, तो भारत भी तो रिटेलिएट करेगा। इस बीच में सर एक चीज़ और है कि जो तिब्बत का इलाका है जहाँ पे चीन का कब्जा है, वहाँ पे उसने परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि भारत भी इतनी आसानी से तो हथियार टेकेगा नहीं? तो क्या आपको लग रहा है कि आगे जा कर के फिर तो परमाणु युद्ध ही असली विकल्प बचता है? देखिए, भारत आसानी से तो नहीं हथियार डालेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो हमारे सैनिक है दुनिया के बिल्कुल सबसे बेहतरीन सैनिक हैं। बिल्कुल सर। लेकिन हमें फिर समझना होगा ये युद्ध कैसा होगा। जी मैं वही चीज मैं समझना चाह रहा हूँ। सेनाएं तो बहुत बाद में आएंगी। जी अब भारत के साथ एक और डायमेंशन है। ताइवान के साथ तो 6 डोमेन है लड़ाई की, लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस, जिसका जिक्र किया। भारत के साथ एक 7वां डायमेंशन है जिसमें मैंने लेख भी लिखा है, वो है पानी। इसी साल 29 जुलाई को चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर बॉर्डर से पे मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया, जो 2030 पे खत्म होगा। ये जी दुनिया का सबसे बड़ा बात है। जो अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन की लड़ाई होगी, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस के साथ पानी छोड़ा जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बाढ़ आएगी। अब आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बाढ़ आई हुई है, हमारी सेना हमारे नागरिकों को बचा भी रही है बाढ़ से, वहां साइबर अटैक चल रहे हैं, स्पेस अटैक चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो गया है, हमारे सैनिक कमांडर बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं तो एक बिल्कुल अलग सिचुएशन निकलती है। तो भारत के ऊपर चीन 7 डोमेन से लड़ेगा। और इसी साल 4 जुलाई को पेमा खंडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि चीन ये जो मेडॉक डैम बना रहा है, इससे ये पानी को बम की तरह इस्तेमाल करेगा अरुणाचल प्रदेश में। जी 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 तो भारत और चीन के अंदर एक नया डायमेंशन है लड़ाई का, वो है पानी। एक चीज़ सर और है, इस बीच में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और रिपोर्ट ये है कि जो बांग्लादेश में जो एक सैन्य अड्डा जो दूसरे विश्व युद्ध के समय का था, उसको भी एक्टिवेट करने पे बात चल रही है। शायद वो अगर मोहम्मद यूनुस आगे रहे भी रहे, और जो भी अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश के, फिर भी ऐसी रिपोर्ट है कि चीन जो है उस एयरबेस को एक्टिवेट कर सकता है। चीन जो है वो VT-5 लाइट जो टैंक है वो भी उसने बांग्लादेश को देने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शायद चीन जो है बांग्लादेश के साथ एयरफोर्स को लेकर के डील कर सकता है, मतलब फाइटर जेट को लेकर के। हालांकि उसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि शायद बांग्लादेश कोई और फाइटर जेट, यूरो फाइटर टाइफून पे भी शायद विचार कर रहा है। इनफैक्ट जो भी हो, लेकिन हाँ, बांग्लादेश को सबमरीन तो चीन ने दे रखा है सर, ये जो आप जान ही रहे होंगे। इस फ्रंट को लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं, जो आप अलग अलग फ्रंट वार की युद्ध की बात कर रहे हैं सर, बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए? अभिजात जी, अगले साल फरवरी में जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे, चाहे फरवरी में या मार्च में हो, जी अब तक तो फरवरी में आके स्थगित भी होता है, मार्च में, अप्रैल, जब भी होंगे, जो भी पार्टी जीतेगी वो भारत विरोधी ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो 2 मुख्य पार्टी हैं वो है BNP और जमात, और दोनों भारत विरोधी हैं। अवामी लीग को तो उन्होंने अवैध करार दे दिया है। जी बिल्कुल तो जीतेगी जो भी, वो भारत विरोधी रहेगी। अब आपने सही कहा कि बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 साल से जब से सत्ता उल्टी है वहां पे, जी बांग्लादेश
आपातोड़ तरीके से अपनी सैनिक तैयारी में जुट गया है। आपने सही कहा कि चीन के साथ भी बातचीत कर रहा है 20 लड़ाकू विमान के लिए, जी तुर्की के साथ भी कर रहा है, फ्रांस के साथ भी कर रहा है, अभी उसने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन वो खरीदेगा तो सही। बांग्लादेश ने एयर डिफेंस रेजिमेंट को रेज किया है, जो कि उसने पहले नहीं की थी। जी 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 लाल मुनेर हाट, जो कि हमारे सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे चीन और पाकिस्तान मिलकर एक हवाई अड्डा बना रहे हैं। जब बांग्लादेश 3/4 तरफ से भारत से गिरा है और कभी उसे भारत से खतरा नहीं था, तब क्यों सैनिक तैयारी कर? जैसे मैंने शुरू में कहा कि वक्त आने पे बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे मोर्चा भारत के खिलाफ खोले ना खोले, लेकिन अब भारत को तैयारी करनी होगी जो हमने पिछले साल तक नहीं की थी। यानी ये जो 3.5 फ्रंट है, ये आस्ता-आस्ता ये हकीकत में बदल रहा है, क्योंकि इसके जितने बिंदु हैं, ये सारे दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के मंसूबे साफ नहीं है। तो ये क्या ये मान लेना चाहिए कि 3.5 वार की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही शुरू हो चुका है? मतलब ये वार जो कि एक अभी तक थ्योरी है वो एक्चुअली में स्टार्ट भी हो चुका है, इस चीज़ को क्या अब मान लेना चाहिए? ऑलरेडी आप इसके मैं आपको 3 बड़े बिंदु देता हूँ। जी जो हमने सैनिक तैयारी बांग्लादेश की बात की, वो तो हमने कर ली। कुछ महीने पहले मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं और चीन के राष्ट्रपति को कहते हैं कि ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत की, इस पे आप निवेश कीजिए। बिल्कुल क्यों क्यों मोहम्मद यूनुस ने कहा? ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, चीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने चीन को बोला। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ जॉइंट कमिटी स्टाफ जनरल मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पे आता है और मोहम्मद यूनुस उसे एक नक्शा भेंट करते हैं, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश है और बांग्लादेश में 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत की। बांग्लादेश की एनसीपी पार्टी का नेता हसनत अब्दुल्ला कुछ दिन पहले ही कहता है कि वक्त आने पे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे और 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बांग्लादेश में शामिल कर देंगे। एक के बाद एक ऐसे बयान आने, क्या ये साफ नहीं दिखाता कि बांग्लादेश की तैयारी तीसरे मोर्चे के लिए भारत के खिलाफ सत्ता पलट के बाद लगातार चल रही है? ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। ये खोले ना खोले सैनिक मोर्चा बात अलग है, लेकिन जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, हमें उसकी सैनिक तैयारी तो करनी होगी 3.5 फ्रंट के लिए। ये सर भारत की तरफ से अभी तक क्या रिस्पांस दी जा रही? मतलब सार्वजनिक तौर पे तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई तीखी प्रतिक्रिया हो। मतलब डिप्लोमेटिक मंच पे अलग-अलग जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर एससीओ हो गया, इन सब पे भी तो चीन का दबदबा ही है। तो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी अगर भारत इस चीज़ को उठाए तो फिर किस तरह से उठाए, कहाँ उठाए? इस चीज़ में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभिजात जी, जहां तक सैनिक तैयारी है, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर में धुबरी नामक जगह में एक नया भारतीय सेना का कैंटोनमेंट खोला गया, जहां पे एक पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो बटालियन को तैनात कर दिया गया। जी और लगातार हमारे सीनियर ऑफिसर बांग्लादेश के बॉर्डर पे अपने दौरे कर रहे हैं, सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं। जी तो तैयारी तो हमारी चल रही है, लेकिन मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक्सपोज किया और अब दुनिया मान गई है कि आतंक का जो गढ़ है दुनिया में वो पाकिस्तान है। हमें ये जो बांग्लादेश में 1.5 साल से ये जो कहर चल रहा है, हमें हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बार-बार नहीं बोलेंगे, हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसके ऊपर हम प्रेस रिलीजेस नहीं निकालेंगे, तमाशे नहीं निकालेंगे। अभी 2 दिन पहले हमने सही किया, हमने बांग्लादेश हाई कमीशन को बुलाकर उसको बोला कि वहाँ से एक हिंदू युवा को जलाया गया बांग्लादेश में, मेमन सिंह शहर में। तो हमें ये चीजें हम कर रहे हैं, हमें इसे और बढ़ाना होगा। जैसे हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, हमें अब बांग्लादेश को एक्सपोज करना होगा कूटनीतिक तौर पे हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे। मैं सर आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप चूंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा गहराई से देखते हैं, आप लगातार रिसर्च करते रहते हैं, आपके आर्टिकल्स लिखते रहते हैं जियो पॉलिटिक्स और जियो डिफेंस को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत की जो अभी तक तैयारियां हैं, जाहिर सी बात है तिब्बत में अगर चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो भारत भी अपने तरफ कंस्ट्रक्शन लद्दाख में और अपने हिस्से में अपने सीमा के क्षेत्र में हो रहा है। आप इन पूरी तैयारियों से आप कितने संतुष्ट नज़र आते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो? अभिजात जी देखिए,
जैसे मैंने पहले कहा कि चीन आज की तारीख में हमसे 30 साल आगे, और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी पलड़ा जोड़ दिया जाए तो पलड़ा उनकी तरफ भारी हो जाता है। जी। हमें बहुत कुछ करना है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। अभी परसों ही रिपोर्ट छपी है द ट्रिब्यून में कि 1990 के लेवल पे भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट चली गई है, क्योंकि हमारी सबमरीन बहुत स्ट्रेंथ घट गई है। हमारे पास 1990 के दशक के अभी नेवी की स्ट्रेंथ है, जबकि हमें बढ़ावा होना चाहिए था। अगर हम वायुसेना को देखें, हमें 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड हैं, बल्कि अक्टूबर में जो पार्लियामेंट्री कमेटी को वो हुई है, उसमें कहा गया कि भारत के पास 55 लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे तो 42 हैं। अगर हम 42 भी लें, आज हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है, और जो पहला लड़ाकू विमान का स्क्वाड्रन हमारे पास आना है AMCA, वो 2035 से पहले नहीं आएगा। जो पहली सबमरीन अब आनी है वो 2032 से पहले नहीं आएगी। तो हमारे पास बहुत डेफिशिएंसियां हैं। हमें इन डेफिशिएंसी को वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा, चाहे हम विदेशों से खरीदें, चाहे लीज पे लें, कुछ भी करें। क्योंकि ये जो युद्ध के बादल हैं, जो मैंने किताब में भी लिखा पिछले साल, और अब तो पूरा देखिए कैसे हो रहा है, सामने आ रहा है। हमारे पास 5 साल का समय है, और इसके लिए मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगले 5 साल एक दूसरे से लड़ाई करने का नहीं है। अगले 5 साल सबको इकट्ठे मिलके देश की सुरक्षा के लिए काम करने का है। इलेक्शन कोई भी जीते, हार जीत लगी रहती है लोकतंत्र में, लेकिन इकट्ठे होके देश को सैनिक तौर पे और मजबूत करना होगा, क्योंकि आने वाला समय जो 5 साल के बाद होगा, वो 3.5 फ्रंट के लिए हमें तैयार होना होगा, जो हमारे बड़े-बड़े जनरल कहते आए हैं। तो अगले 5 साल का समय एक दूसरे के साथ लड़ने का नहीं है। अगले 5 साल का समय छोटी-छोटी बातों को बड़े-बड़े बातों पे बनाने का नहीं है। अगले 5 साल का समय में 2 ही चीजें भारत के लिए लक्ष्य होनी चाहिए, सैनिक तैयारी और आर्थिक तैयारी। जी सर, आपने जो एयरफोर्स की बात की है वो तो हम लोग सब देख ही रहे हैं कि लगातार वास्तव में स्क्वाड्रन लगातार घट रहे हैं। AMCA का जहाँ तक आपने जिक्र किया 2035 में बनने की मतलब पूरा होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि बन जाए तो उसके बाद वो सीधे एयरफोर्स में शामिल भी हो जाता है, उसमें उसका प्रोडक्शन में भी समय लगता है। जिस तरह से हम LCA में देख रहे हैं कि बन चुका है, लेकिन प्रोडक्शन होने में कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं। इंजन हमारे पास नहीं है तो अमेरिका की तरफ हमें देखना पड़ता है। थोड़ी मुश्किलें तो हैं, और आई होप जिस तरह से आपने कहा कि 5 सालों में जो राजनीतिक जो प्रतिरोध है, गतिरोध है, इसको भुला करके हमें देश हित की तरफ देखना चाहिए, कैसे देश सुरक्षित रहे, इस पे बात करनी चाहिए। थैंक यू सर, सोडी सर, हमें समय देने के लिए। आपने फिर से काफ़ी स्ट्रेटजिक तौर पर जो आपने जानकारियाँ दी हैं वो काफ़ी लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से, आपको शुक्रिया।